हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का जो है नंबर सिस्टम जो है वो करने वाले हैं। तो इसमें हम 2 एक्सरसाइज आज करेंगे। एक्सरसाइज से पहले जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो, उसके बाद एक्सरसाइज भी, ठीक है। तो ये करना है हमको आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम है चैप्टर का नाम। तो अगर हम नंबर सिस्टम का बात करें तो पूरा नंबर सिस्टम को अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 पार्ट्स में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो गया रियल, दूसरा है इमेजिनरी। ठीक है, नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी जो है वो सिलेबस में नहीं है, 10th तक नहीं है, 11th से है, तो वो नहीं पढ़ना है हमको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो जो रियल नंबर्स हैं वो फिर क्लासिफाई हो जाते हैं 2 टाइप्स में। एक हो जाता है रेशनल, और दूसरा है इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर्स को फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में, रेशनल और इरेशनल्स। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम रेशनल नंबर्स को क्लासिफाई करें तो रेशनल नंबर्स को भी हम फिर क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में। हो जाएगा फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। ठीक है, तो फिर फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स में क्लासिफाई हुआ, और फिर इंटीजर जो है 3 टाइप्स में क्लासिफाई हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को हम एक साथ ले लेते हैं। 2 टाइप्स में हम इंटीजर को क्लासिफाई कर देते हैं, एक हो गया नेगेटिव और दूसरा हो गया जीरो एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर जीरो एंड पॉजिटिव जब लिए तो यहाँ पे भी आपके पास 2 तरह के क्या कहते हैं नंबर्स आ जाते हैं। एक होता है होल नंबर और दूसरा है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का। तो आपको पूछे नंबर सिस्टम है क्या, तो नंबर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ऑल द रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स टुगेदर क्रिएट अ नंबर सिस्टम, है ना। तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर क्रिएट रियल नंबर्स। तो उसके बाद है तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यही बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो उसके बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म where p and q are some integers and q can't be equals to 0। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पे p और q जो है वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, और q जो है 0 नहीं हो सकता। मतलब कोई भी इंटीजर रख सकते हैं नीचे में, q की जगह पे बस 0 नहीं रख सकते हैं, और p की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका कुछ भी जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस तो देखे ही होंगे, सारे फ्रैक्शंस को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो सब रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद इंटीजर्स, जो ऐसे इंटीजर्स हो जाते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इन विथ 0, जैसे आपका -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, हाँ। तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये सब भी किसमें आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स में। ठीक है, तो अब इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, तब इरेशनल नंबर इसके अपोजिट है। ठीक है, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, which can't be represented into p/q form। ठीक है,
तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो सिंपली आप याद रख सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसका रूट नहीं निकल सकता, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है, ऐसे नंबर्स को जब हम रूट लगा देते हैं उसके ऊपर या क्यूब रूट लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपका √2, √3, √4, सॉरी √4 नहीं होगा, √5, √7, √11, है ना। ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो रूट है वो परफेक्ट नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि 4 है तो उसका √2 आ जाता है, 9 है तो उसका 3 आ जाता है, 16 है तो 4 आ जाता है। तो वैसे रूट्स नहीं, जिसका रूट्स परफेक्ट नहीं है, मतलब वो रूट्स ऐसे कि जो डेसिमल में अगर हम लिखना चाहें तो डेसिमल में भी वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। जैसे अगर हम √2 का बात करें तो 1.417 ऐसे करके जो है 411 ऐसे करके जो मतलब बढ़ते ही चले जाता है, कोई खत्म नहीं होता है, ठीक है। आगे हम जब इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो हम डेसिमल्स में जब रेशनल और इरेशनल को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं या रिपीट होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, जैसे 3/2 है ना, तो उसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.5 आएगा, तो वो रुक गया, 5 के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि 2/3 उल्टा कर देते हैं तो 0.66666, मतलब रुक नहीं रहा है वो डेसिमल, लेकिन वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब एंड हो जाए, या टर्मिनेट अगर नहीं हो तो रिपीट हो, उनको रेक्यूरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। टर्मिनेटिंग और रेक्यूरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स में आते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे फिर से उसको। और इरेशनल में जो होंगे वो ना टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे। जैसे मान लीजिए कि 0.01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर ऐसे करके वो बढ़ते जा रहा है, तो ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 2 एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग वहां पे पहले लिखे थे, रेशनल नंबर्स के कैटेगरीज थे फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। तो फ्रैक्शन और इंटीजर्स के बारे में तो आपको पता ही है। फ्रैक्शंस मतलब वही क्या कहते हैं, जो पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी होल का एक हिस्सा, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे कोई भी p/q वाला फॉर्म जो होता है उसको ही फ्रैक्शन होता है। इसके बाद इंटीजर्स अगर हम देखें तो इंटीजर्स जो होते हैं पूरे नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके नीचे जो होल नंबर और नेचुरल नंबर लिखा हुआ था, ये भी आप जानते ही होंगे। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बस यही एक नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर से बोलते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इजी है एक्सरसाइज, कुछ खास नहीं है इसमें। पहला जो क्वेश्चन है वो है, इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन p/q फॉर्म वेयर p and q आर सम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? ठीक है, तो हम लोग जाने कि जो वो है रेशनल नंबर का टाइप्स में इंटीजर्स आ रहा है, इंटीजर्स में तो 0 था ही, तो 0 तो रेशनल नंबर है, तो आंसर हो जाएगा यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। इसके बाद कैन यू राइट इन p/q फॉर्म? यस वी कैन राइट इन p/q फॉर्म। कैसे? तो 0/1, ये इसका क्या हो गया, p/q फॉर्म हो गया किसका, 0 का। बस ये लिखना है इस क्वेश्चन में। पहले लिखना है यस वी कैन राइट 0 एज ए रेशनल नंबर। उसके बाद इट्स p/q फॉर्म इज 0/1, है ना। किसी भी नंबर को p/q फॉर्म में बदलने के लिए हम उसके नीचे 1 दे देते हैं, है ना, सिंपल। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, और थर्ड जो है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखिए एकदम इजी क्वेश्चंस है, एक ही जैसे क्वेश्चन, एक बना लेते दूसरा बन ही जाता है अपने आप। तो इसको बनाने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। तो दोनों हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे। जो फर्स्ट मेथड है सिंपल वाला, वो क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो ये जो मेथड अभी हम बताने जा रहे हैं इसको हम यूज करते हैं जब हमको 2 या 3 रेशनल नंबर मांगा होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाता है प्रोसेस, लेकिन पहले वही देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 2 नंबर को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो
उसमें हम एक एक करके रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स, अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ले लेते हैं, उन दोनों के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का निकालना है, वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो पहले रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यहाँ पे आप फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे करके हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर, किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है हमको, एक रेशनल नंबर, तो हम उन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों के जो बीच का रेशनल नंबर है वो हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होगा, 3 + 4 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7/2, तो आपको जो रेशनल नंबर है वो आ गया 7/2, ठीक है। अब फिर हम जो है फिर अब क्या करेंगे, 7/2 और 4 के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे, है ना, और ऐसे ही इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। एक और देख लेते हैं, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन आ जाएगा आपका भाई 3 and 4, सेकंड हम निकाल रहे हैं, तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7 + 8 इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2, है ना, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4, और ऊपर हो गया 15, तो 15/4 जो हो जाएगा ये सेकंड रेशनल नंबर हो जाएगा किसका, 3 and 4 के बीच में। फिर आप ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हैं 15/4 and 4 के बीच में, फिर जो आएगा फिर वो and 4 के बीच में, ऐसे करके आप 6 बार निकालिए तो आपको 6 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। और इसी तरह सेम प्रोसेस आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर अगला वाला जो आएगा उसको और लास्ट वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसके बाद जो आएगा उसको, बस याद रखना कि जो नंबर आएगा उसको हम लास्ट वाले नंबर के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो एकदम ये सिंपल वाला मेथड है। तो ये थोड़ा सा मेथड लेंथी हो जाता है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए एक और मेथड है, इजी है वो, ठीक है। उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात कि उस मेथड को यूज करने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो मेथड आप यूज नहीं कर पाएंगे या आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है उसमें, लेकिन यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका भी 1, 3/1 4/1, इसका 5, इसका 5, तो ये आसान ही है। एक हम बिना अलग से एक क्वेश्चन करेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर है वो 3/1 and 4/1 है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जितना रेशनल नंबर्स मांगा है हमको, जितना रेशनल नंबर मांगा है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर्स को भी और डिनोमिनेटर्स को भी। मतलब हमको 6 रेशनल नंबर मांगा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, ठीक है। तो मतलब उससे 7 से मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 21/7, एंड अगर इसको करें तो हो जाएगा 28/7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में तो हमको 6 रेशनल नंबर मिल गए, है ना। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, एकदम इजीली आ गया, इस चीज से बहुत ही शॉर्ट है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे तो कुछ और रेशनल नंबर्स आ रहे थे, यहाँ कुछ और आ गए। तो अभी हमने बताया कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो जो हम रेशनल नंबर्स अलग अलग मेथड से निकालेंगे तो अलग अलग रेशनल नंबर्स हमको मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना चाहें तो अब इनको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/30 हो जाएगा और ये 24/30 हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, 18 और 24 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, है ना, इजीली निकल जाएगा।
अब मान लीजिए कि इसका अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 1/2 एंड 1/3 के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करते, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते और डिनोमिनेटर को सेम कर लेते। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, मतलब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ना 6 आएगा नीचे, और ये हो जाएगा 3/6 एंड 1/3 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/6। अब दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस, मान लीजिए इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो इसको हम फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उन दोनों के बीच का जो 5 रेशनल नंबर आएगा उसको हम लिख देंगे, है ना। तो एकदम इजी था। तो ये एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे नहीं, उसमें ट्रू फॉल्स है तो उसको हम ऐसे ही बता देते हैं पढ़ के। तो जो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। ट्रू है या फॉल्स? सिंपल है, ट्रू है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 1 2 3 4, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो इसका रीजन भी लिखना है आपको, रीजन यही लिखेंगे, सिंस होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना, इजीली। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारा इंटीजर होल नंबर है? नहीं। जो आपका होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि इंटीजर्स 0 से भी पहले होते हैं, मतलब नेगेटिव फॉर्म्स। इसका पहले तो आंसर लिखेंगे फॉल्स, रीजन हो जाएगा इंटीजर्स हैव नेगेटिव फॉर्म्स वेयर एज होल नंबर्स डू नॉट हैव नेगेटिव फॉर्म्स, ठीक है, सिंपल। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स में वो है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारा रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है? तो इसमें भी हो जाएगा नहीं, क्योंकि जो रेशनल नंबर्स होते हैं दे कंटेन फ्रैक्शंस, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शंस भी आता है, जबकि होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप लेके समझा सकते हैं, जैसे 3/2 इज अ रेशनल नंबर वेयर एज इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 1.1 यहाँ फिनिश हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तो हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा पहले जो है हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, लोकेट करना सीखेंगे, ठीक है। हम लोग जो है अभी तक रेशनल नंबर्स को आप लोग बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पहले भी क्लास 7 में 8 में, है ना। अब हम लोग इरेशनल नंबर्स, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने का क्या करते हैं नंबर लाइंस पे सीखेंगे। तो इरेशनल नंबर्स बता चुके हैं, फिर भी इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। p/q फॉर्म में p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे कि वो इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब √2 को बोलिएगा कि √2/1 तो लिख सकते हैं, पर √2 इंटीजर है क्या? नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपका ऐसे नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो जिसके रूट का कोई वैल्यू जो है कभी डेसिमल्स में भी आएगा और डेसिमल कभी रुकेगा नहीं, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा, वो बढ़ते ही चले जाएगा। तो ऐसे हम इरेशनल नंबर्स होंगे वो, ठीक है। तो हम लोग इरेशनल नंबर्स यानी मान लीजिए कि रूट वाले नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, किस पे? नंबर लाइन पे, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करने सीखने से पहले एक थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में आप लोग पहले पढ़े होंगे, है ना, सुने होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। उसी से रिप्रेजेंट होगा, वही उसी के हेल्प से हम लोग मदद करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये बताता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल राइट एंगल B पे है, तो उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस के मेजरमेंट का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो AC है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाता है
हाइपोटेनियस को। ठीक है, या आप यहां से देख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं, पर इसको याद दिलाना जरूरी था क्योंकि अभी हम इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। तो देखिए, इसको समझने से पहले और एक बात आपको समझना है कि जो नंबर लाइन होता है, जैसे ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ मिडिल में 0 होता है, इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हर एक नंबर है, वो हर एक नंबर जो है वो किसी ना किसी का रूट है ना। जैसे 1 तो 1 का ही रूट है, 2 किसका रूट है, 4 का, 3 किसका रूट है, 9 का, 4 किसका रूट है, 16 का, है ना। तो इन्हीं पे हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर्स, जैसे √2, √3, √5। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे होंगे। ठीक है, जैसे आपका √2 और √3 कहाँ आएंगे, √1 और √4 के बीच में, है ना। 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 2, 3 यहीं कहीं होंगे। वैसे ही जो आपका √5 है तो √4 के बाद होगा कहीं पर, है ना। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो अब हम जो है इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है आपके सिलेबस में, √2, √3 और √5 को, उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अलग से आप कोई नंबर खुद से भी √6 को रिप्रेजेंट कर लीजिए, है ना, √10 को कर लीजिए, √8 को कर लीजिए, आपका इच्छा कर सकते हैं, पर ये तीनों जो है आपके सिलेबस में वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मिडिल में 0 दे देंगे, इधर नेगेटिव, -1, -2, इधर 1, 2। ठीक है, आपको पता है, मतलब कि याद रखना है कि वो नंबर कहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाला है। जो आपका √2 है, यहाँ पे √1 है या √4 है, तो इन दोनों के बीच में ही √2, √3 दोनों रिप्रेजेंट होंगे। अगर √5 आएगा तो फिर यहाँ पे हम 3 भी देंगे, एक और नंबर दे देंगे 3, क्योंकि उन दोनों के बीच में √5 रिप्रेजेंट होगा। अभी हम जस्ट देख चुके हैं। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट लिए, 1 यूनिट यहाँ लिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हुआ, जितना इसका मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट का एक लाइन जो है यहाँ पे खींच देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, जितना ये है उसी मेजरमेंट का क्या हुआ, यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच दिए, ये 1 यूनिट का था, ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट। मतलब अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर का लिए तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का लिए ये भी 2 सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, यहाँ से खींचे हैं तो ये A पॉइंट हो गया। ठीक है, जहां तक खींचे हैं वो क्या हो गया, B पॉइंट हो गया। उसके बाद B और O को मिला दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसके बारे में अभी हम जस्ट देखे, जिसमें हम लोग जाने बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस है OB इज इक्वल टू रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। अभी हम जस्ट देखें, ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का वैल्यू यही होगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, OA और AB का वैल्यू हमारे पास है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया, √2। देयरफॉर हमारे पास OB का वैल्यू आ गया √2। ये जो हमारे पास OB है, इसका कितना वैल्यू है, √2। ठीक है, अब ये इस लाइन का वैल्यू √2 है। अगर इस लाइन को हम यहाँ नीचे रख दे तो जहां √2 जहां पे वो हमको मिल जाएगा, है ना। तो उसको कैसे रखेंगे नीचे, इसको उठा के नीचे रख नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे, यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पेंसिल रखेंगे और एक अर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, वो अर्क जहां पे मैच करेगा वही आपका जो होगा वो पॉइंट C हो जाएगा, और यहीं पे जो है √2 है। ठीक है, यही पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है √2 को, एकदम इजी सा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि पहले हम 1 यूनिट लिए, ठीक है, फिर 1 यूनिट ऊपर भी ले लिए,
ठीक है, यहां तक यहीं पर परपेंडिकुलर क्यों खींचे, इसका रीजन है क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही क्या ये है आपका √1 का वैल्यू, ये है √4 का, √2 और √3 तो इसी के बीच में आएगा, इसीलिए हम यहाँ परपेंडिकुलर खींचे। ठीक है, अगर √5 होता तो हम यहाँ खींचेंगे, अभी खींचेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √2 का वैल्यू, है ना। यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर ये खींचे, ये लिए, फिर इन दोनों को जब मिलाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हमारे पास OB का वैल्यू आ गया √अंडर क्या, OA² प्लस AB²। तो OA का मतलब 1, AB भी 1, तो दोनों का स्क्वायर 1 1, तो 1 + 1 2, OB = हो गया √2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू √2 आ गया, तो यहीं से हम 1.5 सुई से कंपास से जो है एक अर्क बना लिए, और यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे हमको मिल गया √2 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट C रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये हो गया √2 का रिप्रेजेंटेशन। अब हम √3 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको इतना सा सेम रखना होगा। ठीक है, फिर से बना लेते हैं इसको। अब हम √3 रिप्रेजेंट करने वाले, तो फिर वही 0 1 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पे जितना सेंटीमीटर, तो जितना मेजरमेंट का ये होगा उतना सेंटीमीटर मेजरमेंट का एक हम वो ले लिए, परपेंडिकुलर खींच दिए उस पर, और फिर इसको इन दोनों को मिला दिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट A था, ये B था, ये 1 था, ये 1 था, फिर इन दोनों से हमको वैल्यू आ जाएगा। फिर अगर हम यही ट्राइंगल फिर से ले रहे हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल में अगर हम देखें तो OB फिर से आ जाएगा √2, तो OB क्या आ गया √2। पर अब हमको √3 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, फिर इस पोर्शन पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, यही 1 यूनिट का जितना ये था उसी मेजरमेंट का फिर एक और परपेंडिकुलर खींच देंगे, किस पे, इस वाले पे, OB पे। OB पे परपेंडिकुलर खींचने के बाद क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे O से, तो अब ये हो गया OB A, इसको C दे दीजिए। अब यहां से हम OC, ये 1 यूनिट है, अब यहां से OC का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, OC का वैल्यू क्या आएगा, OC = हो जाएगा, यहाँ सिमिलरली लगा दीजिए, आप यहाँ पे जो यूज किए वही यहाँ यूज कर रहे हैं। OC = क्या आ जाएगा, OB² प्लस BC², है ना। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OC हो गया, और दो साइड्स हैं BC और OB, बस वहां पे वो डाल दिए। तो अब जो है यहां से अगर हम देखें तो OB का वैल्यू है हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया √3। किसका वैल्यू, OC का वैल्यू, जो ये OC है इसका वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया, है ना, इसका वैल्यू √3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी इस लाइन को हमको वहां ले जाना है, वहां ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल से क्या बना लेंगे, एक आर्क बना लेंगे। वो जो आर्क होगा वो थोड़ा सा √2 वाला यहाँ आया था, √3 वाला थोड़ा सा दूर चला गया, तो इसको आप पॉइंट D दे दीजिए, और यही आपका जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, √3 का, है ना। इजी है, √2 जैसे रिप्रेजेंट किए थे वैसे ही, बस उसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर लेके फिर इसका वैल्यू निकाल के यहाँ आर्क बना देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट ड्रॉ करने से नहीं होगा, आपको ये दोनों चीज लिख के वहां पे दिखाना होगा कि क्यों वहां पे हम √3 रिप्रेजेंट किए, क्योंकि ये √3 हुआ इसलिए वो √3 हुआ। ठीक है, ये आपको शो करना होगा एग्जाम्स में या नोटबुक्स में, जब भी आप ये बनाइएगा। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, अब किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, √5 को। ठीक है, तो √5 को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो √5 रिप्रेजेंट करने के लिए फिर वही सेम चीज है, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बीच में O ले रहे हैं या 0 ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा -1,
-2। इसमें देख लीजिए आपका हो गया 1, 2 हो गया, इसको और बढ़ा दीजिए थोड़ा, और 3 लेने का रीजन ये है कि अभी हम जस्ट पता किए थे कि जो √5 है वो 2 के बाद रिप्रेजेंट होने वाला है, तो एक और नंबर चाहिए ना जिन दो नंबर्स के बीच में रिप्रेजेंट हो। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, उस √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम लोग 2 यूनिट्स पे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे। अभी हम जस्ट जाने जिसके बाद रिप्रेजेंट होने वाला है उसके ऊपर हमको परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। तो √5 2 यूनिट्स के बाद रिप्रेजेंट होने वाला है, तो 2 यूनिट्स पे क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब ये नहीं कि ये 2 है ये भी 2, नहीं, इसको 1 ही लेना है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा, जो इन दोनों के बीच में गैप है, जो इन दोनों की, और इसको बनाना है जबकि तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ स्केल से मेजर कर करके, ठीक है। तो इसको ये हमारे पास आ गया O, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब OB को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये हमारे पास फिर OBA एक राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ फॉर्मेशन हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो फिर चलिए वैल्यू निकालते हैं। ये आपका यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट है। अब यहाँ पे OB का वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, OB इज इक्वल टू √अंडर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। √अंडर OA का वैल्यू 2 का स्क्वायर, 1 AB का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 प्लस 1, तो क्या आ गया √5। किसका वैल्यू है ये √5, OB का वैल्यू है √5। OB का वैल्यू कितना है, √5 है, यहाँ √5 है, तो हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों के यहाँ पे कंपास रखेंगे, है ना, पॉइंटर यहाँ, पेंसिल यहाँ, और क्या बना लेंगे, एक अर्क बना लेंगे जो कि आपका C पॉइंट होगा, और वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, √5 को, है ना। तो एकदम इजी सा है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना, √2, √3, √5, यही 3 नंबर्स हैं रिप्रेजेंट करना आपके सिलेबस में। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ऐसा रूट वाला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप √6 कर लीजिए, √8 कीजिए, √10 कीजिए, वो आपका इच्छा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना है परपेंडिकुलर कहाँ खींचना है, जिसके बाद वो नंबर रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है, उसके तो बन जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपको परपेंडिकुलर खींचे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे √5 नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा, लेकिन पता है कि उसके बाद ही रिप्रेजेंट होने वाला है, तो फिर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिल ही जाएगा जो नंबर आपको चाहिए। √7 कीजिए रिप्रेजेंट, है ना, √7 आप जरूर करके देखिए एक बार रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, एक्सरसाइज से पहले का कुछ चीजें। तो हमारा जो एक्सरसाइज, तो हम लोग 1.2 एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी सब क्वेश्चन है, उनको लिखने का भी जरूरत नहीं, आप हम जो ओरली आपको बता सकते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स हमको बताना है कि वो जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसका रीजन भी लिखना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, क्योंकि हम रियल नंबर क्या जानते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर कंसिस्ट द रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर जो है मिला के रियल नंबर्स बनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा उसका रीजन कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंसिस्ट द रियल नंबर टुगेदर कंबाइंस टू फॉर्म रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, तो ये आपका रीजन हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ट्रू। दूसरा जो है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, कहता है कि हर एक पॉइंट जो है नंबर लाइन का वो किसके फॉर्म में है, √m के फॉर्म में है, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है। तो क्या सही है, हाँ ये सही है। हम अब ये देखें कि जो 1 है वो किसके फॉर्म में है, √1 के फॉर्म में है, 2 किसके फॉर्म में है, √4 के फॉर्म में है, √3 किसके फॉर्म में, √9 के फॉर्म में, है ना। तो इसी तरह से अगर हम इसका बात करें
-1 तो रूट का 2 वैल्यूज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो 1 भी √1 के फॉर्म का है तो -1 भी √1 का ही है ना। अगर ये √4 का है तो -2 भी √4 का ही है। तो हर एक वैल्यू जो है वो √m का वैल्यू होता है, ठीक है। और इस बात को आप गलत भी ठहरा सकते हैं। आप कैसे गलत ठहराएंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे तो एक और नंबर है 0, ठीक है, जो कि किसी नेचुरल नंबर का रूट नहीं है, तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा, ट्रू नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब नंबर्स तो नेचुरल नंबर। हमको यहाँ पे बोला है कि m जो है, जो नंबर लाइन है, उसका हर एक नंबर को हम √m से डिनोट कर सकते हैं, जहां पे m जो है वो नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता है ना, तो 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर एक नंबर नहीं है, उसमें एक्सेप्शन है 0, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे और रीजन लिखेंगे 0 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन √m फॉर्म वेयर m इज एन इंटीजर। ये रीजन है ना। इसके बाद 3 नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर कहाँ है? रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स भी आते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स तो पूरी तरह से अलग हैं, तो इसका पहले तो हो जाएगा फॉल्स। फिर लिखेंगे रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बट इरेशनल नंबर्स डू नॉट हैव एनी रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स आर टू कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। फिर से रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। दोनों जो है पूरी तरह से अलग है। तो कभी भी सारे रियल नंबर्स इरेशनल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ रेशनल भी हैं, है ना। यही इसका रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रू था, बाकी दोनों फॉल्स आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल? क्या स्क्वायर रूट अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का निकालते हैं तो वो रेशनल होता है? स्क्वायर रूट अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का निकालते हैं तो क्या वो रेशनल होता है? तो नहीं, सारे स्क्वायर रूट्स रेशनल का है। अभी हम स्क्वायर रूट ही तो निकाल रहे हैं, √5, ये क्या है? इरेशनल है ना। तो इसके आगे क्या बोल रहा है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल हम दे दिए √5 ही, √2 दे दीजिए, √3 दे दीजिए, है ना। जो रेशनल नहीं है उसका एग्जाम्पल देना है, तो √5 एक इरेशनल नंबर है, जो पॉजिटिव भी है लेकिन उसका रूट रेशनल नहीं है, उसका रूट इरेशनल है, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम अभी √5 को ही रिप्रेजेंट किए हैं नंबर लाइन पे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और एक क्लास एक्टिविटीज है, तो वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं वो एग्जाम्स में भी कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज है 1.2 वो भी फिनिश हो गया। तो आज हम 2 एक्सरसाइज किए नंबर सिस्टम्स का। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।